आपने ये फिल्म देखी और आप सब आश्वस्त हुए होंगे कि आज हम भयमुक्त, सुरक्षित, सशक्त उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण के रूप में शक्ति के पंच तत्वों को प्रवाहित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से और बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। मिशन शक्ति के 5वें चरण के आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे मंत्रीगण, शाहजहांपुर में श्री सुरेश कुमार खन्ना जी और अन्य सभी हमारे मंत्रीगण, आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, हमारे शासन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर की मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ी हुई सभी हमारे कार्मिकगण और बहनें, आज मुझे मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ करते हुए अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था, क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और वो स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परिणाम सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी और 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो भर्ती की है, इसके दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या हुई है 44,000 से अधिक। आप अनुमान करिए, हर भर्ती में 20% महिला कार्मिक अनिवार्य रूप से होने हैं और उनको ट्रेनिंग भी समय पे देनी है।
अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, 200 पुलिस आरक्षी भर्ती संपन्न की है और उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 12,044 महिला कार्मिक भर्ती हुई हैं जो ट्रेनिंग ले रही हैं। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, अन्य विभागों की भर्ती को लेकर के ये अभियान चलाए गए। लोग कहते थे महिला भर्ती होगी, ट्रेनिंग कहां करेगी, और ये समस्या भी थी। सत्र के पहले हमारे सामने चैलेंज था, क्योंकि हम जब भर्ती करने के लिए निकले थे हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 3,000 पुलिस कार्मिकों की हम ट्रेनिंग कर सकते थे। ट्रेनिंग कहां हम करेंगे? हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए थे, और आज इस 60,200 से अधिक पुलिस आरक्षी की ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया को हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग की क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर के 60,000 से अधिक किया है। इस सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और मिशन रोजगार के साथ बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नौजवान को जोड़ने के कार्यक्रम का परिणाम है। आपने भी ये वीडियो फिल्म देखी होगी। वीडियो फिल्म के माध्यम से सरकार ने अपने कुछ एक झलक आगे बढ़ाई, जिसमें आपने देखा होगा कैसे सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है कि 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सर्टिफिकेट मिलते ही 2,000 रुपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। बेटी पहली क्लास में जाएगी, 3,000 रुपये सरकार उसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभिभावक के खाते में भेज देती है। बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी 3,000 रुपये की राशि अलग से सरकार उसके अभिभावक के खाते में भेजती है। और बेटी 9वीं क्लास के बाद जब 10वीं क्लास में जाती है तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही हम 5,000 रुपये की राशि देते हैं, और इसके बाद 12वीं पास करने पर 7,000 रुपये की राशि बेटी को अलग से इस स्कीम के अंतर्गत देकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से उसे आच्छादित करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है, और 26 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं। बेटी की शादी को लेकर के पहले लोग घूमते थे, चेहरा देख करके योजना का लाभ मिलता था। आज हमने तय किया 1 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के प्रदेश की हर बेटी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृवंदना का अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो नारी गरिमा और उसके सम्मान को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। जितने भी वेलफेयर स्कीम की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है पिछले 11 वर्ष में,
उनका केंद्र बिंदु नारी है। स्वच्छ भारत मिशन में देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण होना, यह नारी गरिमा का प्रतीक भी है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलना, यह नारी को धुएं से मुक्त करने और ग्रीन ईंधन के साथ जोड़ने की एक अभिनव योजना बिना भेदभाव के हर नारी को प्राप्त हुई। आयुष्मान भारत की योजना में देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम, यानी 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हो। परिवार में कोई बीमार होता है, हो सकता है परिवार का पुरुष सदस्य मुंह मोड़ ले, लेकिन घर की नारी यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती। वह अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है और यह लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखे नहीं रहने देती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यानी जो भी स्कीम है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी, ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई। रोजगार मिशन के अंतर्गत भी और स्वरोजगार के साथ भी उत्तर प्रदेश ने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की अभिनव योजना प्रारंभ की थी कोरोना कालखंड में, और मुझे प्रसन्नता है कि 40,000 से अधिक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश भर में बैंक के लेन देन का पूरा काम, गांव को बैंक की कमी को पूरा करते हुए सफलतापूर्वक प्रदेश भर में कर रही हैं और इनके माध्यम से हजारों करोड़ का लेन देन होने के साथ साथ स्वयं भी मुनाफा कमाया जा रहा है। आपने देखा होगा पहले प्रदेश में 17 के पहले पोषाहार की स्कीम के साथ वे बदनाम ठेकेदार जुड़े हुए थे जो शराब के काले कारोबार के साथ प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। आप सोचो, वही व्यक्ति शराब का ठेका, शराब की सप्लाई कर रहा है, वही महिलाओं के लिए पोषाहार का भी वितरण करता था और व्यापक धांधली होती थी। हमने THR प्लांट बनाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। आज 204 टेक होम राशन, इसके माध्यम से 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें 8,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं। आप अनुमान करिए, जिसमें पहले एक भी महिला को रोजगार नहीं मिलता था बल्कि महिला के हक को छीना जाता था, आज उसमें 60,000 बहनें रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और 2 करोड़ बहनों को सीधे सीधे योजना का लाभ भी इसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो योजनाएं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। पहले बेटी की सुरक्षा पे भी खतरा था, बेटी के रोजगार पर भी डकैती पड़ती थी। उसके लिए शासन ने कोई योजना बनाई भी
तो योजनाओं पे डकैती कैसे पड़ती थी, पोषाहार मिशन उसका एक उदाहरण है। रोजगार में किस प्रकार की डकैती पड़ती थी, नौकरियों में व्यापक धांधली इसके उदाहरण हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में आज के दिन पर 1,60,00,000 से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुझे याद है 17 के पहले 70 से 75% बेटियां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नंगे पैर जाती थी। कपड़े पुराने होते थे। मुझे याद है जब मैं बुंदेलखंड दौरे पे गया था, मैंने देखा कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं भौचक था, मैंने गाड़ी रोकी एक जगह पे, वो बच्चे पहले तो डर गए। मैंने पुलिस कर्मियों को अलग से कि मैंने अलग किया, मैंने कहा तुम लोग हट जाओ, मुझे इन बच्चों से बात करने दो। मैंने देखा सर्दियों का समय, पथरीले रास्ते, वे बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन तन पे स्वेटर नहीं और पैर पर चप्पल नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, एक बेटी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ती हो? उसने कहा चौथी क्लास में। मैंने कहा तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है क्या? चप्पल है नहीं तुम्हारे पास? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम अकेली हो? कहा नहीं, भाई भी है। मैंने कहा भाई कहां है फिर? कहा भाई दूसरे स्कूल में पढ़ता है। मैं भौचक था। मैंने कहा दूसरे स्कूल में कहां? कहा वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और मैं सरकारी स्कूल में। तो मैंने कहा उसके पास भी कपड़े नहीं है? कहा नहीं, उसके पास तो कपड़ा उसके लिए बनाया गया है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उसके लिए जूते आए हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे लिए क्यों नहीं आया? कहा मैं बेटी हूं ना। मैं भौचक था ये देख करके, और मैं उसी दिन यहां पर वापस आया और मैंने शाम को कहा, मैंने कहा प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सरकार देगी। और आज आप देखते होंगे हमारी ये लागत, इन सब की लागत कुल पड़ती है आज के दिन पर 1,000 रुपए। हम 1,200 रुपए हर बच्चे के लिए उसके अभिभावक के पास भेजते हैं कि आप ये सामान अपने बच्चों के लिए खरीद करके उनको उपलब्ध करवाइए। आज मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं, अभी भी बहुत सारे अभिभावक हैं जो जूते मोजे लेने में कोताही बरतते हैं, लेकिन कम से कम अब मैं देखता हूं कि 90% बेटियां आज के दिन पे चप्पल पहन करके स्कूल जा रही हैं। आज उनके पास आप देखते होंगे यूनिफॉर्म होती है, सर्दियों में उनके पास स्वेटर होती है। आज उनका बैग फटा हुआ नहीं होता, वह भी अच्छा बैग लेकर के स्कूल जा सकती है। और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाली हर बेटी के पास उसके हाथ पे टैबलेट होता है, टैबलेट। यह है नया चेंज। यानी ये 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था, उसके रोजगार पर डकैती पड़ती थी, उसके पोषाहार को चंद माफियाओं को डकैती डालने की छूट दे दी जाती थी। और स्कूल की स्थिति क्या थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी? आज तो आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट मील मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है, और यह कार्यक्रम कोई बदनाम ठेकेदार नहीं करता है, बल्कि एक कार्यक्रम हम लड़े इसके लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तमाम माफियाओं का गिरोह बार बार घेरता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ करके फिर से लाए कि नहीं, महिला स्वयंसेवी समूह ही इसको चलाएगी और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
पहले दिन जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, कार्यक्रम का यह जो थीम दी गई थी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार है तो समृद्ध समाज अपने आप बनता है, और समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। विकसित भारत की संकल्पना का रास्ता यहां से जाता है, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी इस बात को देखता हूं कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों आई समाज में, क्योंकि हमारा भारतीय समाज तो प्राचीन काल से बहुत जागरूक रहा है। वैदिक कालखंड से लेकर के अब तक कि वे ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जहां पर नारी को जब भी अवसर मिला